नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जो हमारा रेडियो ऑपरेटर का और बैच चल रहा है ना पूरा बहुत अच्छे से, और उसमें पहले हम कवर कर रहे हैं यूपी स्पेशल, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है यूपी स्पेशल। ठीक है, और पता है ना 3-4 साल में यूपी में एक ही एग्जाम आता है, और एग्जाम का लेवल क्या हो सकता है ये अभी हमने पेट के एग्जाम पीईटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें देख लिया है। तो इसी की सीरीज में अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं यूपी स्पेशल में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जनजातियां। उत्तर प्रदेश में जनजातियां मिलती हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में सन 2000 से पहले बहुत सारी जनजातियां मिलती थी। अच्छा, तो पहले मिलती थी, अब क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से जो पहाड़ी क्षेत्र था उसे काट के अलग कर दिया, और उत्तराखंड के नाम से। तो जनजातियां, अच्छा जनजाति जो लोग होते हैं वो जंगलों में पहाड़ों पे तो रहते हैं। अच्छा, जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, उन्हें जनजाति कहते हैं। क्यों? वो शहरों में क्यों नहीं रहते हैं? नोएडा जैसे शहरों में वो फ्लैट रह के क्यों नहीं रहते हैं? सिंपल सी बात होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो कल्चर होता है ना उसमें बिल्कुल भी चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ भी। वो अभी भी जो पुराने तरीके हैं, जंगल काट के लकड़ी लानी है, खाना बनाना है, जंगल से ही अपना खाना प्राप्त करना है, ये टाइम के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते हैं। ये बिल्कुल अपने आप को जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं जनजातियां। ठीक है, तो आज की क्लास में जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियां, क्योंकि अभी हम केवल यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। ओके, तो अभी हम उत्तर प्रदेश की जनजातियां अगर हम देखेंगे, तो बात हम करें जनजाति। ठीक है, तो देखो सन 2003 से पहले सन 2003 से पहले ना उत्तर प्रदेश में केवल दो जनजातियां थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? एक तो थी थारू और एक थी बुक्सा। थारू और बुक्सा। अच्छा, जो बुक्सा है इसे काफी बार भोक्सा भी कह देते हैं। थारू और बोक्सा, केवल यही थी। लेकिन 2003 में क्या हुआ, सरकार ने 10 नई जनजातियों को भी उत्तर प्रदेश में लिस्टेड कर दिया। तो 2003 में 10 नई जनजातियों को उत्तर प्रदेश में लिस्टेड मतलब सूचीबद्ध किया गया। तो 2003 से पहले दो थी, 2003 में 10 हो गई। तो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी जनजातियां हैं? 12 जनजातियां हैं। अब तुम कहोगे भैया 12 जनजाति तो बहुत ज्यादा है, इनकी लोकेशन भी याद करनी है, इनसे संबंधित और जो फैक्ट है ये भी याद करना है। लेकिन यानी कि मानो बहुत आसान टॉपिक है जनजातियों का। ओके, तो देखो 2003 से पहले दो थी, थारू और बुक्सा। अच्छा, थारू जनजाति है, बुक्सा भी जनजाति है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। अभी हम मैप से समझेंगे, यूपी के मैप से समझेंगे कि ये कहां कहां है। तो 2003 से पहले दो, 2003 में 10 और ऐड हो गई, तो टोटल हो गई 12। तो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में जो लिस्टेड जनजातियां हैं वो है 12। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि जी सबसे ज्यादा देखो हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिले हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस जिले में जो जनजातियों की जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वाला याद करना पड़ेगा तो सबसे कम वाला भी याद करना पड़ेगा। तो अगर मैं जनजातियों की संख्या की बात करूं, जनजातियों की मैक्सिमम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या, अगर हम अधिकतम जनसंख्या की बात करते हैं ना तो यह पड़ती है सोनभद्र में। सोनभद्र हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो है सोनभद्र में। और मैं बात करूं जनजातियों की, अच्छा मैं उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूं, यूपी में, क्योंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो यूपी में जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, तो मिनिमम जनसंख्या पड़ती है बागपत में।
बागपत, अब ये कहां पड़ता है? दिल्ली एनसीआर, दिल्ली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली से करते हैं वो पूरा का पूरा एरिया दिल्ली एनसीआर कहलाता है। तो बागपत भी दिल्ली एनसीआर में आता है। तो बागपत में जनजातियों का चाहे प्रतिशत पूछा जाए चाहे जनसंख्या पूछा जाए, सबसे कम है और मैक्सिमम है सोनभद्र में। क्लियर हुई? अब एक बार मैप से समझ लेते हैं कि ये सारी जो जनसंख्या जो जनजातियां हैं, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि वो जो 10 जनजातियां नई ऐड हुई है ना वो हैं कौन सी। ओके, तो देखो इसे थोड़ा अगर हम ठीक है, अब ठीक है। देखो दो तो हम पढ़ चुके हैं, थारू और बुक्सा। तो जो 10 अलग जनजातियां जुड़ी उनमें कौन कौन सी है? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। अब तुम कहोगे 10 तो ये यहां पे लिखी हुई है, तो इनमें ही 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गई। असली में ये सारे के सारे गोंड के ही पार्ट है, ये गोंड जनजाति के अंदर ही आती है। तो गोंड जनजाति ये सारी जुड़ी, और ये कहां पर है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसके बाद खरवार या खैरवार भी कहते हैं, तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी। सहरिया ललितपुर में, पहरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा या पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पठारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र में और भुइया या बुनिया सोनभद्र में। अब तुम कहोगे भैया इतनी सारी याद करनी पड़ेंगी? अरे याद नहीं करनी पड़ेंगी, ये बहुत आसान है। आसान कैसे है? एक बात देखो, एक चीज यहां पर नोटिस करो, सब में लगभग सोनभद्र आ रहा है, सब में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति भी कहां रहती है? सोनभद्र में रहती है। तो केवल 3 जनजाति तुम्हें याद करनी है, उनकी लोकेशन, और सारा अपने आप याद हो जाएगा। किन किन की याद करनी है? एक तो याद करना है ये सहरिया। सहरिया कहां मिलता है? ललितपुर में। एक तो सहरिया याद करना है। इसके बाद चलो यहीं मैं लिख देता हूं, थारू, थारू जनजाति। थारू जनजाति कहां मिलती है? थारू जनजाति मिलती है तराई क्षेत्र में। और कल की क्लास में मैंने बताया था ना तराई क्षेत्र, लास्ट क्लास में तराई क्षेत्र बताया था। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, 7 जिले हैं ना, तो वो तराई क्षेत्र है, तो थारू मिलती है वहां पर। और मैं बात करूं अगर बुक्सा, बुक्सा जनजाति, तो ये मिलती है बिजनौर में, बिजनौर में। केवल ये याद कर रहा है। सहरिया है ललितपुर में, थारू है तराई में, बुक्सा है बिजनौर में। बस इतना याद करना है, यकीन मानना इतने से ही तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब तुम्हें लगेगा यकीनन हो जाएंगे, सच कह रहा हूं? मैं सच ही कह रहा हूं, क्योंकि अभी हम प्रीवियस ईयर में आए हुए पीसीएस तक के जो यूपी पीसीएस में पेपर आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तुम देखना कितना आसान हो जाता है। चलो पहले इन्हें मैप से समझ लेते हैं, ये है कहां कहां। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप हो गया, और हमारा यूपी यहां उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है, और यहां नेपाल। तो मैं कह रहा हूं बुक्सा जनजाति, बुक्सा अभी हमने कहां लिखा था? बिजनौर। तो ये जो बिजनौर है इस क्षेत्र में मिलती है बुक्सा जनजाति। बुक्सा तो मिल गई यहां पर, ठीक है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र है तराई, तो यहां पर कौन सी मिलती है? थारू, थारू जनजाति मिलती है यहां पर। एक और मैंने बताया था सहरिया, सहरिया कहां मिलती है? या ललितपुर में, तो ललितपुर में मिलती है सहरिया। और बाकी की जितनी भी जनजाति हैं वो कहां मिलती हैं? सोनभद्र में। मैप से भी समझ लिया है। थारू यहां तराई क्षेत्र में, बिजनौर में बुक्सा, सहरिया मिलती है ललितपुर में, बाकी की सारी सोनभद्र में। तो केवल 3 याद करनी है, बुक्सा, थारू और सहरिया। इतने से ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हो जाएंगे? अभी करते हैं, कैसे नहीं होंगे क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक पूछ रहा है मतलब मैक्सिमम पूछ रहा है, और अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था। क्या है इसका आंसर? सोनभद्र। ओके, तो इसका आंसर सोनभद्र आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? देखो पहले वाले में तो पूछा था प्रतिशत, और यहां पे पूछ लिया है जनजाति वाला जिला। तो चाहे प्रतिशत पूछे चाहे ये पूछे, करेक्ट आंसर क्या आएगा? सोनभद्र ही आएगा। जहां भी अधिकतम पूछे जनजातियों में और उत्तर प्रदेश में, तो आंसर यही आएगा, सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? अच्छा, अधिकतम अगर सोनभद्र था
तो मिनिमम कौन सा, सबसे कम जनजाति जहां पर मिलती हैं, कौन सा था वो, बागपत। तो करेक्ट आंसर है यहां पर बागपत। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में 12 जनजातियां हैं, तो किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो अगर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आंसर आएगा थारू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है थारू जनजाति की। लेकिन अगर हम वही बात करें भारत में, भारत में 550 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं, और सबसे ज्यादा जो जनजाति की जनसंख्या है वो है भील। भील, तो भील है सबसे ज्यादा पूरे भारत में, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है थारू। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ओके, खरवार ललितपुर। खरवार ललितपुर, खरवार ललितपुर में क्या होता है? ललितपुर में तो कौन सी थी, सहरिया थी, तो ये तो सही नहीं है। बोक्सा, मैंने कहा था ना, बुक्सा भी कह देते हैं, भोक्सा भी कह देते हैं। बिजनौर, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो ये तो करेक्ट आंसर है। क्या पूछा हुआ है? सही। अब मुझे ये पता चल गया जी कि बुक्सा या बोक्सा बिजनौर में है, तो यही आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? कब किया गया? 2003 में। अभी तो पढ़ा है हमने। 2003 से पहले 2 थी, 2003 में 10 और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 12। और ये कब हुआ? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरिया जनजाति निवास करती है। पहरिया हमें क्या पता, लेकिन हमें यह पता है थारू रहती है तराई क्षेत्र में, बुक्सा रहती है बिजनौर में, और सहरिया, ये पहरिया है, सहरिया रहती है ललितपुर में। और इस 3 को छोड़ के बाकी जितनी भी है कहां रहती हैं? सोनभद्र में। तो ढूंढो कहां है सोनभद्र, पहला ही है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? जैसा हिंदुओं में वर्ण विभाजन होता है ना, देखो हिंदुओं में जो 4 वेद हैं, उनमें जो ऋग्वेद है उसमें बताया गया ना 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसा वर्ण विभाजन हिंदुओं में मिलता है, तो किस जनजाति में ऐसा मिलता है? तो करेक्ट आंसर है बुक्सा। बुक्सा जनजाति में भी ऐसा ही जो वर्ण विभाजन है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति निवास करती है। फिर वही बात आई, हमें तो केवल थारू, बुक्सा और सहरिया याद करनी है, बाकी की सारी कहां है? सोनभद्र में। तो ढूंढो सोनभद्र कहां है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा किसका लोक नृत्य है? अच्छा, कर्मा ये इंपॉर्टेंट है। कर्मा लोक नृत्य, फोक डांस। देखो 2 तरह के डांस होते हैं, एक तो होता है फोक डांस और एक होता है क्लासिकल डांस। फोक डांस मतलब लोक नृत्य और क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य। यहां पर बात हो रही है लोक नृत्य की, और कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का ही है, खरवार जनजाति करती है। तो जो खरवार जनजाति है वो करती है कर्मा, जो लोक डांस होता है वो। नेक्स्ट है, प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शौक के रूप में मनाया जाता है? मतलब प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शौक करती है, मतलब एक तरीके से ये दुख मनाते हैं इस दिन। तो कौन सी जनजाति है ये? थारू। तो थारू जनजाति जो है, जब दीपावली के दिन पूरा देश, हमारा पूरा देश, और हम दिवाली अभी मनाई है, तो देखा है ना कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने दीपावली को। लेकिन उस दिन ये शौक के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन शौक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। भोटिया, बाराबंकी, ओके। बुक्सा, बिजनौर, बिल्कुल बुक्सा बिजनौर में तो मिलती है, तो ये सही सुमेलित है। इनका बारे का हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें यह पता चल गया कि बुक्सा बिजनौर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? फिर से वही बात, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? थारू। उत्तर प्रदेश में थारू, और पूरे भारत में कौन सी है? भील। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कब? थोड़ी देर पहले तो बताया अभी। क्या आंसर है इसका? 2003। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? इस बार जिले का नाम पूछ लिया, बताओ कौन सा है बिजनौर जिले में? क्या आएगा करेक्ट आंसर? गुड, बुक्सा, बुक्सा जनजाति।
नेक्स्ट, निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है? बोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है ये पूछ रहा है। ललितपुर और जालौन, नहीं जी इसमें तो नहीं मिलती। बिजनौर में मिलती है, हमें ये पता है, बिजनौर यहां पर है नहीं। मिर्जापुर और सोनभद्र, ये भी नहीं है। बहराइच और लखीमपुर, ये भी नहीं है। बिजनौर और आगरा, आगरा में है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है बिजनौर में, और बिजनौर केवल इसमें, इन तीनों में से किसी में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? कितनी बार क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ हारू। ओके, तो ये तो हो गए। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं तुम्हारे। पीसीएस तक के लेवल के आए हुए क्वेश्चन ना इतने ही हैं, लेकिन इतना सा है टॉपिक नहीं, टॉपिक तो इतना सा नहीं है, टॉपिक तो और है, क्योंकि हमें क्या करना है, पैट का जैसे पैटर्न आया है इसलिए कुछ अलग पढ़ना है, कुछ ऐसा पढ़ना है जो पहले ना पढ़ा हुआ हो हमने। ओके, तो चलो एक तुम्हें एक आज बात बताते हैं। एक तो होती है जनजाति। अच्छा चलो पहले ये बताओ, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, ठीक है, या इसे काफी बार एसटी आयोग भी कह देते हैं, एसटी आयोग। तो क्वेश्चन आता है एसटी आयोग के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो एसटी आयोग के बारे में बताया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 338 कैपिटल ए, और इसमें हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए में दिया गया है एसटी आयोग, मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग। और इस आयोग, अच्छा आयोग है तो कई सदस्य होंगे इसमें, तो इस आयोग में टोटल 5 व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक तो होते हैं अध्यक्ष और 4 होते हैं नॉर्मल सदस्य। तो 5 से मिलके ये बनता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये एक सिंपल, जैसे कोई जाति है और उसे अनुसूचित जनजाति में लाना है, तो उसकी सिफारिश यही करेंगे राष्ट्रपति जी से, भाई किसी भी जाति को जनजाति में जोड़ना है या किसी जनजाति को जनजाति में से हटा के एससी में या किसी में भी डालना है, तो यह डिसीजन होता है राष्ट्रपति जी का और संसद का। लेकिन सिफारिश कौन करेंगे? सिफारिश करेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कहां दिया गया है? हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 ए में। क्लियर हो गया ये? अब ये तो चलो पता चल गया। अच्छा, जनजातियों के अधिकारों की रक्षा भी यही करता है। अगर जनजाति, जैसे सिंपल है, जनजाति जंगल में रहती है, अब वहां पुलिस जाने लगे, या जो फॉरेस्ट रेंजर हैं, जो जंगल की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, वो जंगलों में जाने लगे और ये कहे कि नहीं जी तुम यहां से हटो। ये बहुत पहले से, अंग्रेजों से भी पहले से जंगलों में रह रहे हैं, और हम बांध बनाने के लिए, डैम वगैरह बनाने के लिए अगर इनकी जमीन खाली करवाएंगे तो ये बेचारे कहां रहेंगे जाके? तो इनके भी तो कुछ अधिकार हैं, तो इनके अधिकारों की रक्षा के लिए ही क्या होता है? अनुसूचित जनजाति आयोग, जो दिया गया है आर्टिकल 338 ए में। ये पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, ये पढ़े लिखे नहीं है, जंगलों में रहते हैं लेकिन भारतीय हैं। जितना अधिकार हम लोगों का है उतना ही हमारे देश पर अधिकार इन लोगों का है। ओके, पढ़ाई लिखाई से ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अधिकार कम हो जाएंगे। जितना अधिकार यहां जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उनका है, उतना ही अधिकार जो मुकेश अंबानी और अडानी बैठे हुए हैं उनका है, क्योंकि हम सब भारतीय, और लोकतंत्र में हर भारतीय के पास एक जैसी पावर होती है। क्लियर? ये हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, काफी बार जब तुम सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते होंगे तो तुम देखते होंगे जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें से कुछ तो होती है यूआर, अनरिजर्व, जिसे काफी बार जनरल की सीट बोल देते हैं। दूसरा होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब अन्य पिछड़ा आयोग। तीसरी होती है एससी, शेड्यूल कास्ट, और चौथी होती है एसटी, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन एक तो होती है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, और एक होती है केवल ट्राइब, जनजाति। तो जनजाति और अनुसूचित जनजाति, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? क्या ये एक ही है या अलग अलग है? बस माइनर सा अंतर होता है, लेकिन है ये दोनों एक ही। कैसे है? चलो देख लेते हैं। देखो, एक तो है जनजाति और एक है अनुसूचित जनजाति। ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब।
अब पता है अंतर क्या है? हमारे भारत में तो पता नहीं कितनी सारी जनजाति रहती हैं, जंगलों में पता नहीं कितनी सारी जनजातियां रहती हैं, लेकिन इनमें से कुछ जनजाति ऐसी हैं जो अपने आप को टाइम के साथ चेंज कर चुकी हैं, वो जंगल छोड़ चुकी हैं और शहरों में आके रहने लगे हैं। तो क्या रिजर्वेशन, आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए? भाई जब वो आम व्यक्तियों की तरह शहर में आके रहने लगे हैं तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? आरक्षण का फायदा, रिजर्वेशन का फायदा तो उन्हें मिलना चाहिए ना, जो बेचारे अभी भी जंगल में रहते हैं और वो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो फायदा उन्हें तो मिलना चाहिए। तो सरकार ने जिन जनजातियों को आरक्षण देने का मन बनाया तो उन जनजातियों के नाम यहां से उठा के एक अलग लिस्ट में लिस्टेड कर दिए, अनुसूचित कर दिए, तो उन्हीं को कहा जाता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो जनजाति तो बहुत सारी है, लेकिन जिन जनजातियों को सरकार मानती है कि हाँ ये जनजाति है और इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, तो उन्हें एक लिस्ट में लिस्टेड कर दिया जाता है, तो उन्हें कहीं कहा जाता है अनुसूचित जनजाति। जैसे आपने रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ा होगा वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम की मदद से अगर हम समझें तो ये है जनजाति, ओके, और इसके अंदर होती है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति मतलब ये, क्या सारी जनजाति अनुसूचित जनजाति हैं? अच्छा, वेन डायग्राम, तुम वेन डायग्राम पढ़ते हो ना, वो पढ़ा होगा ना कि कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ चूहे चोर हैं, ये बहुत सारा होता है। तो जो अनुसूचित जनजाति है ना वो सारी की सारी जनजाति है, ठीक, लेकिन क्या सारी जनजाति अनुसूचित जनजाति है? नहीं। लेकिन क्या सारी अनुसूचित जाति जनजाति है? बिल्कुल। भाई जनजातियों में से ही कुछ को पकड़ के अलग, जैसे मान के चलो 20 बंदे थे, 20 लड़के थे, 20 में से 15 जो थे वो बहुत पिछड़े हुए थे और 5 जो थे वो क्या थे, वो ठीक ठाक थे। तो सरकार ने यह सोचा कि जी इन जो 15 पिछड़े हुए हैं इन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तो उन 15 का नाम अलग से एक लिस्ट में रख दिया, ठीक है, लेकिन वो ग्रुप तो अभी भी 20 का ही है, लेकिन उनमें से 15 को अलग कर दिया कि इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। तो बिल्कुल यही है, सारी अनुसूचित जनजातियां जनजाति होती है, लेकिन सारी जनजातियां अनुसूचित जनजाति नहीं होती। वेन डायग्राम से अच्छे समझ में आ गया? तो यह है जनजाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर। यह क्लास भले ही छोटी है, लेकिन इस क्लास में अनुसूचित जनजाति को लेकर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया, वो भी यूपी स्पेशल में, गारंटी की बात है वो गलत नहीं हो सकता, चाहे हम तुम रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दो और चाहे तुम यूपी पीसीएस का एग्जाम दो। अभी आरओ के फॉर्म भी निकले हुए थे ना, भरे होंगे, वो भी तो एग्जाम देना है, फिर रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये भी तो बनना है। तो जनजाति के क्वेश्चन पिछले साल के कहीं भी उठा के देख लेना, यूपी स्पेशल में एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। ओके, तो इस क्लास को यही विराम देते हैं और फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।